गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास हमने कौन सी पढ़ी थी? चैप्टर 3। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। क्लास 8 का सब्जेक्ट क्या था? जियोग्राफी, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में तो हम सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, है ना, क्योंकि हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं। पर यहाँ हम ध्यान रखने के उद्देश्य से कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उसे जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि एग्रीकल्चर ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके साथ ही इस शब्द की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो दो शब्द हैं वो कौन से हैं? लैटिन शब्द हैं। लैटिन शब्द से हुई है। और कौन से दो शब्द हैं? एगर कल्चर, एग्री और कल्चर, या फिर एगर या कल्चर। एग्री का अर्थ क्या होता है? एग्री का अर्थ है मृदा, मिट्टी, है ना, सॉइल। और कल्चर का अर्थ क्या है? कल्चर का अर्थ है कृषि करने से, कृषि करने से, या फिर खेती करना, या फिर खेती करना। ठीक है, या फिर संदर्भ अगर कुछ और हो तो आप संवर्धन भी कह सकते हैं, पालना भी कह सकते हैं। जैसे कि देखते हैं सेरीकल्चर। कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर। क्या है इसमें? सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। कौन से? रेशम, रेशम के कीटों का पालन किया जाता है ना। तो कल्चर मीन्स यहाँ पर पालन करना हो जाएगा, उन्हें बढ़ाना, उनकी संख्या को, जिससे रेशम का उत्पादन किया जा सके। ऐसे ही है यहाँ पर शेरी का अर्थ क्या होगा? रेशम से होगा, है ना। ऐसे ही है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर में किसका उत्पादन करते हैं? पीसी कल्चर में उत्पादन किया जाता है मछलियों का, है ना, मत्स्य पालन, मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ये क्या हो गया? पीसी कल्चर। कल्चर आप जानते हैं, पीसी का अर्थ मछली होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त विटीकल्चर। कौन सा कल्चर? विटीकल्चर। क्या होगा? विटीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूरों की खेती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर खेती की बात आ गई। विटी मीन्स अंगूर, ठीक है, तो क्या हो गया? अंगूरों की खेती। इस कल्चर के माध्यम से अंगूरों की खेती की जाती है, या जहां भी बड़े पैमाने पर अंगूरों की खेती होती है, क्या है? विटीकल्चर। इसके अतिरिक्त हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर, इसमें क्या करते हैं? हार्टिकल्चर के अंतर्गत, हार्टिकल्चर के अंतर्गत है सब्जी, फूल, फल, ये सब उगाया जाता है हार्टिकल्चर के अंतर्गत। तो कम शब्द में आप क्या कह सकते हैं? ये क्या है? उद्यान कृषि है। क्या है? उद्यान कृषि है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से कुछ कल्चर के बारे में जान लिया। जैसे एग्रीकल्चर, तो क्या है उसमें? मृदा में कृषि करना, एग्री मीन्स मृदा, और उसमें खेती करना। ठीक है, तो वो हो गया एग्रीकल्चर। फिर सेरीकल्चर, रेशम के कीट का पालन करना। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन करना। ठीक है, और विटीकल्चर,
अंगूर की खेती करना, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि जिसके अंतर्गत सब्जी, फल, फूल ये सब उगाया जाता है। तो इस तरह से आपने कुछ कल्चर के बारे में जान लिया। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कृषि के बारे में जानते हैं। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये तो आपने इंग्लिश से एक शब्द पकड़कर इंग्लिश में जो उसका क्या है, कृषि को इंग्लिश में जो कहते हैं उससे आपने एक सीरीज निकाली और सारे कुछ कल्चर्स के बारे में जाना। अभी हम कृषि के बारे में जानते हैं। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया है। जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राथमिक क्रिया को। और कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? अच्छा, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 4th चैप्टर है ये क्या है? कृषि है। तो ये क्या हो गया? प्राथमिक क्रिया हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं 3 तरह से होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, आप नोट करके लिख सकते हैं। चलिए यही नोट कर लीजिए। आपका 5th चैप्टर है जिसका नाम है उद्योग। क्या नाम है? उद्योग। वो आएगा द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, ये 5th चैप्टर है। और जो अर्थव्यवस्था की तीसरी क्रिया है वो क्या होती है? सर्विसेज। क्या होता है? सर्विसेज, सेवाएं। तृतीयक क्रिया। ध्यान रखेंगे इसे हम। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास में हम प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है प्राथमिक क्रिया? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? प्राथमिक क्रिया का जो संबंध होता है वो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से और उसके निष्कर्षण से होता है। मतलब उनका उत्पादन करना और उन्हें निकालना है ना? क्या है प्राथमिक क्रिया? क्या है प्राथमिक क्रिया का जो संबंध होता है वो प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? आप पहले ही 1st क्लास में जान चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यह है प्राकृतिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटी। स्पष्ट है? इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकता है? कृषि है, मत्स्यन है, मछली है और उनका संग्रहण करना, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। है ना? ये सब अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण से प्राथमिक क्रिया जुड़ी हुई है। ये अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी इसकी परिभाषा है। ठीक है, लेकिन हम तो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर कृषि पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। कृषि एक बहुत ही व्यापक शब्द है। क्या है? एक व्यापक शब्द है। एग्रीकल्चर एक बहुत ही व्यापक शब्द है। ठीक है, तो इसमें शामिल क्या क्या है? शामिल है, क्या क्या शामिल है देखते हैं। क्यों, एक तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि खेती करना। कृषि के अंतर्गत क्या करते हैं? खेती करते हैं, है ना? खेती, किसानी, ये तो हम जानते हैं। अब बात है कि इसके अतिरिक्त क्या शामिल है। जैसे सबसे पहले तो फसल उगाना। ठीक है, ये मैं और आप लगभग लोग जानते हैं। दूसरा, फलों का उत्पादन। ठीक है, और फूलों को उगाना, फल और फूलों को उगाना। इसके अतिरिक्त पशुधन या पशुपालन, पशुपालन, ये सब
कृषि में शामिल है। तो कृषि एक बहुत बड़ा और व्यापक शब्द है। ठीक है, तो हम हमेशा याद रखेंगे कहीं पर कोई फलों का उत्पादन कर रहा हो, बड़े बड़े बागान लगाए हों, है ना, और फूलों का उत्पादन कोई किसान या कृषक कर रहा हो, तो वो सब क्या है, कृषि है। वो सब क्या है, कृषि है। कोई बड़े पैमाने पर पशुपालन, पशु को पालता है और उनका व्यापार करता है, उनसे जो दूध निकलता है उसका व्यापार करता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या होंगी, हम इन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे। इन्हें, ये सब क्या है, पशु पालन, फूलों का उगना, उगाना, फलों का उत्पादन, फसल उगाना, ये सब क्या है, कृषि है। हमें ये ध्यान रहना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें ये पूरे समय ध्यान रहना चाहिए, और बाद में तो बहुत जरूरी है ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तब जब वहां पर लिखा होगा कि कृषि में क्या क्या शामिल है, तो फूलों का जो उगाना होगा ना, फूल शामिल है कि नहीं शामिल है, फल शामिल है कि नहीं शामिल है, सब्जी शामिल है या नहीं शामिल है, तो इस पे क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए सब्जी यहाँ पर आपने नहीं लिखी है, लिख लीजिए। सब्जियों को उगाना, ये भी कृषि का ही हिस्सा है। आगे बढ़े, चलिए। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में क्या है, संलग्न हैं। अगर भारत की बात करें तो 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितनी, 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जो कृषि के क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, या यूं कह सकते हैं अनिवार्य हैं। कैसे, कृषि के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है, कृषि के लिए कृषि क्रियाकलाप, है ना, जो कार्य कृषि के दौरान होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, अनिवार्य क्या है, अनिवार्य है मृदा। कृषि करने के लिए क्या अनिवार्य होगा, मृदा, मिट्टी तो चाहिए ना, वरना हम कृषि कैसे करेंगे। जलवायु, या कृषक कैसे जो है कृषि करेंगे। और अनुकूल स्थिराकृति, टोपोग्राफी अनुकूल होनी चाहिए। ये स्थितियां होने पर ही कृषि की जा सकती है। ठीक है, ये न्यूनतम है स्थिति और अनिवार्य भी कृषि करने के लिए। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है, कृषि है, यहाँ पर मृदा की बात कही जा रही है। मृदा कहाँ होगी, भूमि पर होगी। तो जैसे इस भूमि पर, ये एक भूमि का क्या है, टुकड़ा है। तो इस भूमि पर जो फसल उगाई जाती है, भूमि पर क्या फसल उगाई गई, तो जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि, कृषिगत भूमि, या फिर इंग्लिश में आप लिख लीजिए एरेबल लैंड। कौन सी लैंड, एरेबल लैंड कहते हैं। तो इस भूमि के टुकड़े में क्या होगी, मृदा होगी, यहाँ जलवायु होगी और अनुकूल स्थलाकृति होगी, टोपोग्राफी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कृषि की जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कृषि तंत्र की। किसकी, कृषि तंत्र की। आपने थोड़ा सा तो जान लिया किसके बारे में, कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। कृषि तंत्र क्या है, कृषि को या खेती को एक व्यवस्था के रूप में, एक सिस्टम के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे जब कृषि शुरू करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कृषि में, जैसे ये एक भूमि है और भूमि है तो यहाँ पर क्या होगी, मृदा होगी, है ना, ये क्या है, मृदा है। और सीधा हम गए, क्या किए, बीजों को डाले और पौधे निकल आए। पौधे निकल आएंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल निकल आएंगे, है ना, लेकिन एक व्यवस्था के अनुरूप जो है पूरी प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसे कृषि तंत्र की बात कही जा रही है। तो कृषि तंत्र या जो कृषि है उसे या फिर खेती हम कहते हैं ना, सबसे आसान लगता है हमें, खेती करते हैं। खेती को एक सिस्टम के रूप में, एक सिस्टम के रूप में देखें तो कैसा होगा,
देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निवेश होते हैं। कृषि में क्या होता है? कुछ महत्वपूर्ण निवेश करना होता है। कैसा निवेश? महत्वपूर्ण निवेश कैसे निवेश करने होते हैं? जैसे आपको कोई फसल लगानी है, मान लेते हैं आपको धान लगाना है, ठीक है? धान, चावल, है ना? तो आपको धान चाहिए होगा। अच्छा, किसी को ये पता डाउट तो नहीं है ना कि चावल प्राप्त करने के लिए धान चाहिए होता है ना? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि धान को आप गेहूं समझ बैठे। तो सबसे पहले आपको धान के क्या चाहिए होंगे? जो भी फसल लगानी है आप अपने मर्जी से लगा लीजिए। तो उसके सबसे पहले आपको बीज चाहिए होंगे। इस भूखंड में कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले बीज आपको चाहिए होंगे। तो बीज क्या है? निवेश है, ठीक है? इसके अतिरिक्त उर्वरक चाहिए होगा। उर्वरक क्या है? खाद है। मशीनरी चाहिए होगी, है ना? जैसे किस लिए मशीनरी चाहिए? खेत को, ये जो भूमि है इसे, इसकी जुताई करने के लिए, फसल तैयार हो जाने पर उसे उसकी कटाई करने के लिए तो मशीनरी भी चाहिए होगी। साथ ही श्रमिक भी चाहिए। क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, लेबर भी चाहिए होंगे। तो ये तो कुछ निवेश है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त जब आप भूमि पर खेती करेंगे, बीज डालेंगे, बीज डालने से पहले कुछ क्रियाएं करनी होंगी उसके साथ ही, जैसे जुताई करना होगा और फिर जुताई करने के बाद बीजों की बुवाई करनी होगी। बीज जब बो दिए आपने इस भूखंड पर, ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, इस भूखंड पर बीज जब बो दिए उसके बाद क्या करना होगा? ये एक प्रक्रिया है ना? इसीलिए एक सिस्टम की बात कही जा रही है। एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। सिंचाई करनी होगी। आपने इस भूखंड में बीज बो दिया, जुताई कर दी, सिंचाई भी कर दी, है ना? पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि पौधे को पानी चाहिए होगा। सिंचाई भी कर दी, लेकिन आपने जो पौधे लगाए हैं, जैसे धान लगाया या गेहूं लगाया, तो उसमें क्या हुआ कि खेत में, जो खेत है, भूखंड है, उसमें बीच बीच में क्या उगाए? खरपतवार उगाती है। तो क्या करनी पड़ेगी? निराई करनी पड़ेगी। उसे हटाना, खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। तो निराई करनी पड़ेगी। और इसी तरह जब आप देख रेख करते रहेंगे इस भूखंड में, आपने जो भी फसल लगाई है, उसके बाद कटाई करनी पड़ेगी क्योंकि फसल फिर तैयार हो जाएगी जब, तो कटाई करनी पड़ेगी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो इसमें शामिल होती हैं, ठीक है? आपने कई निवेश यहाँ पर जाने हैं। बीज है, उर्वरक है, मशीनरी है और श्रमिक है। यदि इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और प्रोसेस से देखें, कैसे? निवेश दो तरह के, खेती में दो तरह के निवेश होते हैं या कृषि में दो तरह के निवेश देखें तो क्या पाएंगे हम? एक मानवीय निवेश और भौतिक निवेश। क्योंकि केवल कृषक के निवेश करने से ही सब कुछ या फसल उत्पादन नहीं हो जाएगा अच्छा, ठीक है? तो जो मानवीय निवेश है इसके अंतर्गत क्या आएगा? भंडारण, श्रम, मशीनरी, खेत की जुताई के लिए उर्वरक या खाद लाकर डालना होगा, बीज, है ना? भौतिक निवेश कौन से हैं? जो प्राकृतिक इनपुट है, प्राकृतिक निवेश होता है। प्राकृतिक निवेश कौन सा? जो भी आपने फसल लगाई है उसके लिए कुछ तापमान चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? वो कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश तापमान है ना? सूर्य के प्रकाश चाहिए, फिर प्रकाश आएगा तो तापमान आएगा। ये एक प्रक्रिया है पूरी। फिर उस फसल के लिए कुछ वर्षा चाहिए होगी और साथ ही यहाँ मैंने मृदा लिख दिया, कोई बात नहीं, मृदा भी क्या है?
भौतिक निवेश है। बिना मृदा के आप कृषि कैसे करेंगे? ठीक है, तो मृदा भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए होगी। आपने जो भी फसल लगाई है उसके लिए कुछ वर्षा भी चाहिए होगी। हर फसल की एक अपनी निश्चित वर्षा उनको चाहिए होती है। यदि उससे ज्यादा हो जाए तो भी फसल खराब हो जाएगी, यदि उससे कम रह जाए तो भी खराब हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ढाल भी चाहिए। तो ये एक तरह का भौतिक निवेश है और मानवीय निवेश है। आप इस तरह से भी कृषि को देख सकते हैं कि मानवीय निवेश, कृषि आप खेती जब करते हैं तो उसमें मानवीय निवेश कौन सा है, भौतिक निवेश कौन सा है। श्रम आप देखते ही हैं, घर के सारे सदस्य मिलकर खेती में कार्य करते हैं। भौतिक निवेश आपने जान ही लिया। ये सारी स्थितियां अनुकूल होंगी तभी क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा। और अंततः जब आपने जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई ये सारी प्रक्रियाओं का पालन कर लिया उस भूखंड पर जिसमें आप कोई फसल लगाना चाहते हैं, बीज बोने के उपरांत, तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, अर्थात फसल तैयार हो जाएगी। एक दिन फसल तैयार हो गई तो फसल को क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या करेंगे, फसल को काट लेंगे और काटने के बाद उसे बेच दिया जाएगा। अलग अलग तरह से उसके लाभ हैं। क्या है, अलग अलग तरह से उसके लाभ हैं। सपोज करिए आपने गेहूं की फसल लगाई थी, तो गेहूं की फसल तैयार होने में आपने जो बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल तैयार होने तक एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, प्राथमिक क्रिया। इसके बाद गेहूं से आटा बनाना और आटा से ब्रेड बनाना, ये पूरी प्रक्रिया आगे चलेगी जिसे हम अगले चैप्टर में देखेंगे। प्राथमिक क्रिया के बाद प्रसंस्करण की प्रक्रिया आरंभ होती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं क्या, कृषि के प्रकार। कितने प्रकार की कृषि होती है। अच्छा, आपने आउटपुट नहीं लिखा, लिख लीजिए, क्योंकि आपने जब फसल तैयार हो गई तो कटाई तो करनी होगी ना। फसल कटाई लास्ट है ना। ये क्या है, आउटपुट है। आपने जो भी फसल लगाई थी उसका परिणाम क्या होगा कि आपको फसल प्राप्त हो जाएगी। कटाई करेंगे तो फसल प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है। ये तो हमने कृषि के बारे में जाना कि कृषि कैसे एक व्यवस्था की तरह काम करती है और किस तरह के उसमें निवेश होते हैं। अब बात करते हैं हम कृषि के प्रकार की। तो कृषि के प्रकार को देखें यदि, तो जो कृषि की दशाएं हैं, उत्पाद की मांग, है ना, भौगोलिक दशाएं। कैसी दशाएं, भौगोलिक दशाएं, और उत्पाद की मांग, कि आप जो फसल लगा रहे हो उसकी मांग कितनी है। श्रम, लेबर, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इन सब के स्तर पर के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है। इसमें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन से दो भाग हैं वो, दो भाग हैं। फर्स्ट, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, सब्सटेंसिव कृषि, एग्रीकल्चर। और सेकंड, वाणिज्यिक कृषि। सेकंड, वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक, चलिए अब हम निर्वाह कृषि की ओर
बढ़ते हैं और देखते हैं निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि की बात करें तो इससे पहले कि हम निर्वाह कृषि को जानें, निर्वाह कृषि आगे कितने भागों में बंटती है पहले इसे हम जान लेते हैं, ताकि एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। निर्वाह कृषि को किसमें 2 भागों में बांटा गया है। जब आप निर्वाह कृषि पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप जानेंगे कि उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं एक चेन कनेक्ट कर रही हूँ, इसके बाद में आपको एक एक करके मैं अच्छे से समझाऊंगी। स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। आपको ध्यान होगा कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी है, तो ये क्या है? चलवासी पशुपालन पशुचारण। कनेक्ट हो गया ना? चलिए, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कौन सी कृषि आएगी? वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, सेकंड मिश्रित कृषि, एंड थर्ड रोपड़ कृषि। आज की क्लास में हम ये सभी टॉपिक फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ट बन के तैयार हो गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अब हम एक एक करके समझते हैं। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है निर्वाह कृषि। क्या है? निर्वाह कृषि। सब्सटेंसिव फार्मिंग। क्या है निर्वाह कृषि का उद्देश्य? क्या है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि का एक और नाम है जिसे आप कह सकते हो जीवन यापन खेती। जीवन यापन खेती या फिर आत्मनिर्भर खेती, इन नामों से भी हो सकता कहीं पर लिखकर आ जाए, के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है? चलिए, जो निर्वाह कृषि होती है, इस निर्वाह कृषि में का जो उद्देश्य है खुद का भोजन और संसाधन तैयार करना, है ना। निर्वाह कृषि का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो कृषक है, कृषि है की जा रही है, खेती की जा रही है, तो कृषक होगा। तो जो कृषक है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। बहुत सरल लिख सकते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं, सब्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल है। इसमें पारिवारिक श्रम साथ होता है। जैसे ये छोटा सा भूखंड है, ठीक है, एक कृषक के पास ये छोटी सी जमीन है, इसमें जो उत्पादन किया जाएगा वो परिवार की आवश्यकताओं को केवल पूरा करेगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। इसमें इस छोटे से भूखंड में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा खेती करने के लिए, अर्थात निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक श्रम का उपयोग होगा। घर के ही सदस्य मिलकर इस छोटे से भूभाग पर खेती
करेंगे तो पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाएगा। श्रम का उपयोग किया जाएगा। ऐसी जो खेती होती है, जो कृषि होती है, वो क्या होती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। स्पष्ट है? निर्वाह कृषि कहलाती है। इसका उत्पादन कैसा होगा? सीमित होगा। अर्थात ये कृषि घरेलू उपयोग के लिए है। आप क्या कह सकते हैं? ये जो कृषि है, ये कैसी है? घरेलू उपयोग के लिए है। घरेलू उपयोग के लिए की जाती है। घरेलू उपयोग के लिए की जाती है ना? इसका जो उत्पादन होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है, क्योंकि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल कृषि की जा रही है। ठीक है, तो उत्पादन कैसा होगा? सीमित होगा। उत्पादन इसलिए भी सीमित होगा क्योंकि आप देख रहे हैं निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, मतलब कोई टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर यहाँ पर उपयोग नहीं की जा रही है। यहाँ पर कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही है। निर्वाह कृषि, तो इस वजह से भी उत्पादन सीमित होगा। लाभ क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये जो कृषि है इस भूखंड पर की जा रही है, वो क्या बनाएगी? आत्मनिर्भर बनाएगी। लाभ कम है लेकिन आत्मनिर्भर है। वो जो कृषक का परिवार है, कृषक है, वो क्या है? आत्मनिर्भर है। दैट इज आत्मनिर्भर खेती। ठीक है, क्या है? आत्मनिर्भर है। तो इसी कृषि को हमने जाना लाभ कम। ठीक है, इसी कृषि के अंतर्गत हमने जाना कि निर्वाह कृषि जो है वो दो भागों में बांटी गई है। क्या नाम है? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। सबसे पहले इसके बाद हम जानते हैं गहन निर्वाह कृषि। ध्यान रखिएगा निर्वाह कृषि के बारे में कि उसका मूल गुण क्या है। इंटेंसिव सब क्या है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, इस कृषि में क्या होता है? निर्वाह कृषि तो आप पहले से जानते हैं। एक शब्द इसमें ज्यादा जुड़ा हुआ है, इंटेंसिव। क्या है? इंटेंसिव। क्या होगा इसमें? समझते हैं। ये एक भूखंड है। क्या है? भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है जिस पर खेती करेंगे, है ना? तो छोटा सा भूखंड है। क्या है? छोटा भूखंड है ये। तो छोटी सी जमीन पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। जमीन कैसी है? छोटी है, लेकिन हमें उत्पादन कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए, अधिकतम उत्पादन चाहिए। और ऐसा जब उत्पादन ज्यादा चाहिए होता है और जमीन छोटी हो तो उसे क्या कहेंगे? गहन निर्वाह कृषि। ध्यान रहेगा। चलिए पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। छोटी जमीन पर अधिकतम उत्पादन। कैसा उत्पादन? अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, तो छोटे से भूखंड का क्या करते हैं? अधिकतम उपयोग करते हैं। छोटा सा भूखंड, इसका क्या करना है? अधिकतम उपयोग करेंगे। अधिकतम उपयोग, है ना? अधिकतम उपयोग कैसे करेंगे? खाद डालेंगे। कैसे करेंगे?
अधिकतम उपयोग, अच्छी खाद डालेंगे, कीटनाशक है ताकि फसल को कीट न लगे, है ना? सिंचाई करेंगे और कुछ मशीनों का उपयोग भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर साधारण औजारों के माध्यम से ही खेती की जाती है। साधारण औजार और अधिक श्रम, साधारण औजार और अधिक श्रम के माध्यम से अधिकतम खेती करते हैं। ठीक है, अधिकतम खेती करते हैं। ये जो छोटा सा भूखंड जिसे मैं कह रही हूँ, ये कैसी है? यहाँ की जो मृदा है इस छोटे से भूखंड में, छोटी सी जमीन है, यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है? मृदा उर्वर होती है। उर्वर समझते हैं, फर्टाइल होती है, अर्थात उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो फसल को बढ़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, और मृदा जब उर्वर होती है किसी भी भूखंड की, इंटेंसिव फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो एक से अधिक फसलें एक वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष में ही एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, मृदा अच्छी है, धूप अच्छी मिल रही है ना? भौतिक निवेश अच्छा मिल गया, वर्षा अच्छी हो गई, तो ये सब बातें क्या करती हैं? गहन निर्वाह कृषि की ओर इशारा कर रही हैं। जैसे कौन सी फसल? चावल। चावल की जो फसल है वो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएगी। अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है। इनका उत्पादन इस कृषि के माध्यम से, इस कृषि पद्धति से की जाती है। कृषि का जो प्रकार है इसके अंतर्गत की जाती है। चावल है, गेहूं है, मक्का है ना? मक्का जानते हैं? भुट्टा। नहीं समझ आया? कॉर्न। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना? दलहन है, तिलहन है, ये सभी शामिल हैं। और ध्यान रखें इस चीज का कि जो विकासशील देश होते हैं, भारत क्या है? एक विकासशील देश है। भारत के अतिरिक्त भी जो भी विकासशील देश हैं, वहां पर ज्यादातर गहन निर्वाह कृषि ही की जाती है। कौन सी कृषि? गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूजोत जो है, जो खेती का क्षेत्र है, भूखंड है, वो क्या है? छोटे होते हैं और हमें उत्पादन अधिक चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी और जनसंख्या, कृषि का उद्देश्य क्या है? कृषि का उद्देश्य है खाद्य संरक्षण, है ना? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो उत्पादन अधिक करना होगा। उत्पादन अधिक करने के लिए जब छोटे से भूभाग पर उत्पादन अधिक चाहिए तो क्या करेंगे? गहन निर्वाह कृषि करेंगे। ये कृषि कहाँ प्रचलित है? यदि विश्व के स्तर पर देखें तो दक्षिण एशिया में। भारत कहाँ है? दक्षिण एशिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या आएगा? म्यांमार, वियतनाम, ये सब उसमें आ जाएंगे। पूर्वी एशिया। यदि भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पर? आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में चावल और गेहूं की खेती इसी के अंतर्गत की जाती है ना? ये जो क्षेत्र आपने देखे, कम शब्दों में यदि कहना हो तो गहन निर्वाह कृषि, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ जो भी देश विकासशील देश है वहां पर ये कृषि की जाती है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि मानसूनी प्रदेशों में ये कृषि प्रचलित है। कम शब्दों में, मानसूनी प्रदेशों में
ये कृषि प्रचलित है। क्या है? प्रचलित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने गहन निर्वाह कृषि के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया और बहुत सरल तरीके से भी जाना। जो सबसे सरल डेफिनेशन है वो क्या है? छोटी सी जमीन पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या था? आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि, ये कृषि क्या है? ये भी निर्वाह कृषि है। सबसे पहले तो निर्वाह कृषि आप सबसे पहले जान चुके हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। बात कर रहे हैं आदिम की, है ना? तो बहुत पुरानी। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है? सबसे पुरानी और सरलतम खेती का तरीका है। सबसे पुरानी है ये जो खेती करने का तरीका है वो क्या है? सबसे पुराना है। तो सबसे पुरानी और सरलतम, एकदम सरलतम खेती का तरीका है। बहुत ही सरल तरीके से खेती करने का तरीका कौन सा है? आदिम, बहुत ही पुराना। कहते हैं ना आप आदिम जमाने के हैं, है ना? वो क्या कह रहे हैं? बहुत पुराने समय में पहले लोग जैसे रहा करते थे या खेती किया करते थे वो तरीका है। तो बहुत पहले कौन सा तरीका इस्तेमाल होता होगा? बहुत सरल, है ना? ये परंपरागत और आदिम तरीकों से जो खेती की जाती है उसे ही कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि। परंपरागत और आदिम तरीकों से, आदिम तरीकों से जो खेती या कृषि की जाती है उसे आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं, है ना? निर्वाह कृषि के अंतर्गत आपने क्या जाना था? कृषक और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि तो वही है। अब प्रश्न है कि आदिम तरीके कौन से? ये परंपरागत और आदिम तरीके। आदिम तरीकों के अंतर्गत क्या आएगा? शिफ्टिंग खेती या फिर झूम खेती। तो यहीं से हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इस आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत भी दो तरीके हैं कृषि करने के। कौन कौन से? स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। ठीक है, ये जो परंपरागत और पुरानी तकनीकी है कृषि करने की, ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर हुआ करती थी। बारिश पर, नदियों के आसपास, मिट्टी की उर्वरता को देखा जाता था। लेकिन इसमें उत्पादन क्या होता था? बहुत कम होता था, है ना? अगर परंपरागत कह रहे हैं तो तरीका तो ठीक है, ये सब ध्यान रखा जाता था, लेकिन कोई तो औजार भी प्रयोग किया जाता होगा ना कृषि करने के लिए। तो कोई लकड़ी है, परंपरागत औजार जो सबसे पहले किए जाते थे, है ना? पत्थर है, कुल्हाड़ी है, इन सब का प्रयोग करके कृषि की जाती थी। तो चलिए इसके आगे हम क्या कर लेते हैं? डिवीजन कर लेते हैं। आदिम निर्वाह कृषि दो भागों में बट जाती है। एक है स्थानांतरित कृषि और दूसरी है चलवासी पशुचारण। क्या है? चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ से देखेंगे। स्थानांतरित कृषि, इसे ही अन्य नाम से जानते हैं जिससे आप शायद बहुत ज्यादा जानते होंगे। झूम खेती या फिर शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती, शिफ्टिंग खेती, स्थानांतरित कृषि। ठीक है,
तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। एक नाम और है क्या? स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि के नाम आपने जान लिए। यदि क्वेश्चन में आए स्थानांतरित कृषि क्या है, तो झूम खेती है। झूम खेती है तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग खेती की बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है, किस खेती की बात कर रहे हैं। और कर्तन एवं दहन कृषि लिख कर आए तो भी वो क्या है, स्थानांतरित कृषि, झूम खेती या शिफ्टिंग खेती की ही बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं ये होता क्या है। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि एक जगह पर, कोई भी एक जगह उन्होंने चुनी। सपोज करिए कि जंगल का ये क्या है, एक क्षेत्र है जहां से वो गुजर रहे थे, और उन्होंने इस भाग को, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है चौकोर, इसको चुना, इस जगह को चुना। तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगे होंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधों को क्या किया, काट दिया, वृक्षों को काट दिया और फिर उन्हें जला दिया। क्या किया, चलिए लिख लेते हैं। ये जो जगह है यहाँ के वृक्षों को, इसे, ये क्या है, भूखंड है, इसे सिलेक्ट किया। वृक्षों को काट कर, जलाकर भूखंड साफ कर लिया। कृषि करनी है ना, उद्देश्य क्या है, कृषि करना। कृषि करने के लिए पेड़ पौधे लगे होंगे तो कृषि कैसे कर सकते हैं, तो उन्हें साफ किया, है ना। और जब वृक्षों को जला दिया तो बाद में क्या बचा, राख बची, और उस राख को क्या करते थे, मिट्टी में फैला देते थे। ये जो भूखंड है यहीं पर मिट्टी में राख को फैला देते थे। लिख लेते हैं, राख को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। और इसके बाद अब इस भूखंड में क्या करेंगे, फसल उगाएंगे। यहाँ पर जो भूखंड साफ किया है इसमें आगे लिखते चलिए, इसके बाद, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद इस भूखंड में क्या करेंगे, फसल उगाएंगे, फसल उगाएंगे, है ना। कौन कौन सी फसल उगाते थे, फसल उगाई जाती थी जैसे मक्का है, रतालू है, आलू है, कसावा है। ये जो कसावा है ये कुछ कुछ वैसा दिखता है जैसे कि शकरकंद देखे हैं आपने, कुछ कुछ वैसा ही दिखता है, और आकार भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। तो ये सारी फसलें उगाते थे। और जब ये जो भूखंड है ना, जिसको साफ किया है, वृक्षों को जहाँ के काट कर जला दिया है, फिर वहां पे फसल उगा रहे हैं, एक समय के बाद क्या होगा ना, एक समय मतलब 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा कि इस जगह की जो उर्वरता है, जो पोषक तत्व है, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो जब इस जगह की, या भूखंड है ना, की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो क्या करेंगे, उर्वरता अर्थात पोषक तत्व, मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी बात की जा रही है। उर्वरता एक बार समाप्त हो गई तो इसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उर्वरता समाप्त, तो इसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, और वहां, जहां दूसरी जगह पर गए हैं, वहां इसी प्रक्रिया से फिर से क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या, ये जो आप पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि,
ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर झूम खेती, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग क्यों? आपने एक नाम देखा होगा ना, शिफ्टिंग है इसका नाम। शिफ्टिंग क्यों? एक ही भूखंड पर, जब एक भूखंड पर की जो उर्वरता होती है वो समाप्त हो जाती है, तो अगली भूखंड की तलाश में बढ़ जाते हैं, तो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? शिफ्टिंग खेती है या स्थानांतरित कृषि है, और ये बहुत ही पुराना कृषि का तरीका है। आप कह सकते हो प्रिमिटिव कृषि है, जिसे आदिम कृषि भी कहेंगे, है ना। ये क्या है? एक आदिम कृषि का तरीका है। तो ये जब खेती आपने ये देखी एक भूखंड पर की, तो यहाँ पर खेती करने के लिए कौन से औजार प्रयोग किए होंगे? अभी मैं आपको बताई थी, जैसे लकड़ी है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से जमीन खोदते हैं, है ना। कुल्हाड़ी है, कुदाल है, लाठी है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये जो कृषि है ये कहाँ कहाँ प्रचलित है, कुछ तो जान ले हम। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि, जिसका नाम मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब नहीं बताऊंगी, आप लोग दोहराइएगा। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय कहाँ पर? अफ्रीका। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में ये तकनीक अपनाई जाती है कृषि करने के लिए, और साथ ही उत्तरी पूर्वी भागों में भी ये तकनीक अपनाई जाती है कृषि करने के लिए, है ना। यदि हम देखें इस कृषि के, जैसे आपने कुछ नाम जाने स्थानांतरित कृषि के, झूम खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फार्मिंग, कर्तन एवं दहन कृषि, ऐसे ही इसी कृषि को विश्व स्तर पर कई अन्य नामों से जाना पुकारा जाता है ना। जैसे कृषि यही है, तरीका भी यही होगा, लेकिन मैक्सिको में इसे क्या कहते हैं? झूम खेती न कहकर क्या कहेंगे? मिल्पा। वहां पर तकनीकी सेम लेकिन नाम अलग। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील देश में इसी कृषि को क्या कहते हैं? रोका। यदि हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में इसी तकनीक से की जाने वाली कृषि को लदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। वियतनाम की बात करें, वहां पर रे कहते हैं। और श्रीलंका की बात करें, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर चेना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेना। तो इस तरह से हमें कुछ विश्व पटल पर इसी तकनीक से की जाने वाली कृषि के अन्य नाम भी हमें पता चल गए। भारत की बात करें तो भारत में जो पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर ये कृषि की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? झूम खेती। मोटे तौर पर मध्य भारत में कोडू खेती के नाम से भी जाना जाता है, और अगर राज्य के तौर पर देखें तो मध्य भारत में कोडू खेती, और कई बार स्टेट की तरफ से पूछ लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में कोडू खेती की जाती है। कोडू खेती क्या है? यही खेती है, झूम खेती ही पोडो खेती है। ठीक है, तो नाम बस बदल रहे हैं। ये जो खेती आप देख रहे हैं, कौन से? स्थानांतरित कृषि, है ना, झूम खेती। ये क्यों हो रही है ऐसे क्षेत्रों में? आपने जो क्षेत्र देखे, क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा और वनस्पति जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, बहुत तेजी से क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ही ये खेती देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चलवासी पशुचारण। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी है ना। तो नेक्स्ट है चलवासी
पशु चारण, नोमैडिक हर्डिंग। तो ये भी क्या हो गई, कृषि है एक, है ना, कृषि के अंतर्गत है ना, तो इसे भी क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। तो ऐसी कृषि में जो पशु चारक होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित मार्ग होता है उस पर घूमते रहते हैं, है ना। ये बहुत ही पारंपरिक तरीका है पशुपालन का। क्या है ये, पारंपरिक तरीका है किसका, पशु पालन का। ठीक है। इस प्रक्रिया में, इस कृषि में क्या होता है, जो पशुपालक है स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि अपने पशुओं के साथ क्या करते हैं, बल्कि अपने पशुओं के साथ किसकी तलाश में, चारे और पानी की तलाश में। तो आप लिख सकते हो चारागाह और पानी की तलाश में एक निश्चित मार्ग पर घूमते रहते हैं, एक निश्चित मार्ग पर घूमते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। जो पशुपालक हैं, कौन कौन से पशु पालते हैं, ये तो हुई चलवासी पशुचारण के अंतर्गत क्या प्रक्रिया है। किन्हें कहते हैं चलवासी पशुचारण, घुमंतु है, एक तरह से इनका जीवन कैसा है, घुमंतु है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, मुख्यतः भेड़ है, ऊंट है, मवेशी हैं, या याक कह लीजिए आप, बकरियां हैं, है ना, कम शब्दों में मवेशी, इनको पालते हैं। जो पशुपालक हैं या पशुचारक हैं, उनसे क्या उपलब्ध होता है, पशुपालकों को क्या प्राप्त होता है, इन पशुओं को पालने से क्या प्राप्त होगा, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। आप ग्रामीण स्तर पर देखिए, जैसे जो जानवर पाले जाते हैं उनसे दूध तो आपको सभी को पता है प्राप्त होता है ना, मांस भी प्राप्त होता है, कई जानवर ऐसे हैं, कई पशु ऐसे हैं जिनसे ऊन भी प्राप्त होता है, जैसे भेड़ वगैरह आप पालते हैं तो ऊन भी प्राप्त होता है, कई पशुओं की खाल बहुत उपयोगी होती है। तो ये सब कुछ पशुचारकों को प्राप्त होता है। चलवासी पशुचारण जो कृषि है ये कहाँ पर प्रचलित है, ये प्रचलित है सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में। सहारा कहाँ है, अफ्रीका में, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, अफ्रीका के उत्तर में है सहारा प्रदेश, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। मध्य एशिया में ये तकनीक देखने को मिलेगी, ये तरीका देखने को मिलेगा। भारत के कुछ भागों में देखने को मिलेगी। वहां पे ये क्यों देखने को मिल रहा है ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर कृषि करने के लिए भूमि क्या है, भूमि तो है लेकिन उर्वर नहीं है, वो बालू का क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर कृषि नहीं की जा सकती है या नगण्य होती है, इसलिए इसे अपनाया जाता है। भारत के कुछ भागों में भी होती है, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है।
तो बड़ा भूखंड क्षेत्र आपने जान लिया, पूंजी जान ली। अब इसके जो भाग हैं वो जान लीजिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, 3 भागों में विभक्त है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य तौर पर उगाया जाता है लाभ के लिए। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर अमेरिका है, यूरोप है और एशिया के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में आपने जाना एक बड़ा भूखंड होता है ना। अधिकांश कार्य मशीन करती हैं और क्या जाना था? पूंजी अधिक खर्च होती है। लेकिन ये जो बड़ा क्षेत्र होता है इसमें केवल वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। बड़ा क्षेत्र, ठीक है, केवल इस बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, उगाई जाती है ना। और ये क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जो आबादी होती है वो कम होती है, अर्थात विरल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग को। किसे? मिक्स्ड फार्मिंग को। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग में जो भूमि होती है, क्या? भूमि, इस भूमि का उपयोग भोजन और चारे, भूमि का उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए किया जाता है। मिक्स मतलब कोई भी दो, है ना, या दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन एक से अधिक तो जरूर होनी चाहिए। तो भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक तो कृषि के लिए करते हैं, दूसरा पशुपालन के लिए किया जाता है। इसे ही कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। स्पष्ट है? क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। और ये मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ पर प्रचलित है? प्रचलित है ये यूरोप में और पूर्वी अमेरिका में। ये क्षेत्र आप मैप में देखिएगा। अर्जेंटीना में, कहाँ पर है अर्जेंटीना? दक्षिण अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। इन क्षेत्रों में मिक्स्ड फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है। जैसे मिक्स्ड फार्मिंग जैसे क्या? गेहूं और धान के साथ डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। जैसे गेहूं और धान लगाया, धान के साथ क्या लगा दिया? वहीं पर डेयरी फार्मिंग कर ली। डेयरी फार्मिंग जानते हैं? दूध का उत्पादन, है ना। या फिर नारियल है, धान की खेती के साथ मुर्गी पालन या मछली पालन का काम किया। तो ये क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग है। नारियल है या धान है, इसकी खेती के साथ क्या किया? मुर्गी पालन या फिर मछली पालन का कार्य किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ये जो कुछ भी किया जा रहा है क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो जो बेसिक बातें हैं वो मत भूलिएगा, मैं उन्हें बार बार दोहरा नहीं रही हूँ। ठीक है, लास्ट है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? ये भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसका क्या है? एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, रोपण की कृषि बेसिकली क्या है? रोपण कृषि वो कृषि होती है जिसमें सबसे पहले पौध तैयार की जाती है। ठीक है, फिर एक जगह से निकाल कर, जैसे एक भूखंड पर, छोटे से भूखंड पर यहाँ पर पौध तैयार की गई,
जैसे किसकी किसकी केले से केला ले लेते हैं ना, केला आपको लगाना है। केले के सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे पौधे तैयार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पौधे इस छोटे से भूखंड में क्या किए गए हैं, तैयार किए गए। अभी इनको लगाया नहीं गया, ठीक है। बहुत सारे ये केला के पौध तैयार हो गए, ठीक है। अब इन्हें लगाना है इस बड़े से भूखंड में, क्योंकि हम वाणिज्यिक कृषि कर रहे हैं तो लाभ कमाना उद्देश्य है। इतने सारे जो छोटे से भूभाग में बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं, इन्हें क्या करेंगे, अब यहाँ से निकाल कर यहाँ रोप देंगे। दैट इज रोपण कृषि, रोपना, ठीक है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से क्या करेंगे, केले के जो पौध आपने तैयार किए हैं उसे रोप देंगे, जिससे बड़े स्तर पर केले का उत्पादन होगा और उसे बेचकर क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे। तो एक छोटे से भूखंड में पहले पौध को तैयार करना और फिर एक बड़े भूखंड में उन्हें लगाना ही क्या है, रोपण कृषि है। यह है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये वाणिज्यिक कृषि का क्या है, एक प्रकार है जहां पर कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, जहां चाय है, और ही लिख देती हूँ, जहां चाय है, कहवा है, काजू है, केला है, या फिर कपास की फसल उगाई जाती है। इस पूरे बड़े से भूखंड में केवल एक फसल उगाई जाएगी, एकल फसल, मोनोकल्चर, एकल फसल। इंग्लिश में क्या, मोनोकल्चर, केवल एक फसल उगाई जाती है। एक ही फसल है, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग क्या होता है, आसान होता है। इसमें एक बड़े से क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल, ठीक। इस कृषि के अंतर्गत जो रोपण कृषि है, इसके अंतर्गत श्रम भी बहुत लगेगा। तो बड़े पैमाने पर श्रम लगता है, बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी, श्रम और पूंजी अर्थात पैसा, है ना, दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। तभी तो लाभ कमा पाएंगे बड़े स्तर पर। और जहां पर भी ये मोनोकल्चर कृषि की जाती है, रोपण कृषि की जाती है, वहां पर ये भी ध्यान रखना होता है कि वहां से बाजार तक पहुंचाना उस फसल को, जो भी लगाया गया है, वो चाय हो, कहवा हो, केला हो, कपास हो, वो क्या हो, आसान हो, है ना। तो उस उत्पाद का, जो भी फसल लगाई गई है, जैसे कि केला ही है, उसका जो प्रसंस्करण है खेतों पर ही कर लें या फिर निकट के कारखानों में कर लिया जाए। तो इसके लिए इस कृषि में, रोपण कृषि में, ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। परिवहन जाल, ये आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे आसानी से सामान पहुंच सके। इसकी अनिवार्यता है, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की क्या है, अनिवार्यता है। बात करते हैं रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। तो विश्व के स्तर पर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये कृषि बड़े पैमाने पर होती है। कौन से क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में बड़े पैमाने पर होती है। वहीं बात करें मलेशिया में, मलेशिया में क्या उगाया जाता है बड़े पैमाने पर, रबड़, ठीक है। ब्राजील में, ब्राजील में कहवा, ये क्या है, वाणिज्यिक कृषि है। तो बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए, बेचने के लिए, उत्पादन तो कर लिया, इसलिए परिवहन बेहतर होना क्या है, आवश्यक है। भारत और श्रीलंका में चाय,
इसके अच्छे उदाहरण हैं। किसके? रोपड़ कृषि के अच्छे उदाहरण हैं। कृषि के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।